गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 25 जिसे लोप कहते हैं, ओमिशंस, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। धारा 2 में कुल 39 परिभाषाएं दी गई हैं। उसमें तकरीबन 24 परिभाषाओं पे मैं अलग अलग वीडियो बना चुका हूं जो मेरे चैनल पर अपलोड हैं। परिभाषा चूंकि एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है, इसके मूल्य और महत्व को समझाने के लिए मैं दो लाइन आपको कहना चाहता हूं, जो मैंने अक्सर मेरे पहले वीडियो में भी कही है। तू जो समझे हर बात को तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। जी हाँ सर, तू जो समझे हर बात को तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। परिभाषाओं को यदि आपने समझ लिया तो पूरी बुक को समझना आपके लिए आसान हो जाता है। परिभाषाएं बुक के प्रारंभ में दी ही इसलिए गई हैं क्योंकि बुक के अंदर जहां जहां इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा तो आप पहले ही इनके अर्थों को समझ लें, ताकि बाद में जहां जहां इनका इस्तेमाल किया गया उस वाक्यांश को, उस पूरे सेंटेंस को समझना आपके लिए आसान हो जाए। जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पर बताया है मेरे पिछले वीडियो में भी, संशय जो शब्द है, यदि ये बुक में कहीं लिखा हुआ आया कि इस व्यक्ति के द्वारा संशय करके अपराध कारित किया गया, या जज साहब ने चार्ज में लगाया कि इस व्यक्ति ने संशय से अपराध कारित किया, तो आप उसका क्या अर्थ समझेंगे? जब तक आप उसकी परिभाषाओं को नहीं समझेंगे तब तक उसका अर्थ आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे संशय का मतलब होता है कि किसी अपराधी व्यक्ति को छिपाने के उद्देश्य से पुलिस की पकड़ से बच जाए या अदालत की पकड़ से बच जाए, उसको घर में छिपाना, रोटी कपड़ा मकान गोला बारूद हथियार आदि देना, इस प्रकार का यदि कोई कृत्य करता है जानबूझ के को, तो उसको संशय का अपराध करना माना जाता है। तो ये डेफिनेशन आपको अगर याद होगी तब आप उस बात को समझ पाएंगे, वरना आप उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। तो इसी प्रकार से आज हम के वीडियो में हम बात करेंगे धारा 24 की, जो है कि लोप के ऊपर। जो बुक में जो परिभाषा दी गई है, पहले सर मैं आपको परिभाषा पढ़ के बता देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, BNS 2023 की धारा, उपधारा 25 के ऊपर। इसमें जो लोप को परिभाषित किया गया है, लोपों की अवधि का उसी प्रकार घोतक है जिस प्रकार एकल लोप का। लोपों की अवधि का उसी प्रकार घोतक है जिस प्रकार एकल लोप का। क्या सर, एक बार और मैं बता दूं आपको, लोपों की अवधि का उसी प्रकार घोतक है जिस प्रकार एकल लोप का, बस ओनली फॉर इतना परिभाषित किया गया। अब इसको समझाने के लिए मैंने कुछ डिफरेंस उदाहरण और कुछ डिफरेंट कंडीशन में आपको समझाने की कोशिश की है। क्योंकि लोप जो है कि आप जैसा कि जानते हैं, आईपीसी में लोप और कार्य को एक साथ परिभाषित किया गया था। इसमें बीएनएस 2023 में लोप को अलग परिभाषित किया गया और कार्य को अलग परिभाषित किया गया है। तो इन दोनों को अलग अलग इसमें जो परिभाषित किया गया है, तो इसके हम अर्थ जो मानते हैं, जैसे कि लोप करना, तो ये अपराध कब होगा? यदि किसी व्यक्ति की किसी कार्य करने की जिम्मेदारी है, उसका दायित्व है, उसका लाइबिलिटीज है, और उसको वो पूरा नहीं करते हुए, उसका उपेक्षा करते हुए कार्य करता है। जैसे कि एक डॉक्टर के द्वारा किसी पेशेंट का इलाज नहीं किया जाता, जो जानबूझ के नहीं किया जाता, जबकि उसकी ड्यूटी है, और उससे उसकी मृत्यु कारित हो जाती है, तो ये लोप करके उसके द्वारा अपराध को कारित किया गया। इसी प्रकार से हम इस लेप्स को एक इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यदि कोई एग्रीमेंट किया गया और एग्रीमेंट करने के बाद यदि एक पक्ष जो है कि उस एग्रीमेंट के पालन से मुकर गया, जैसे विक्रेता ने क्रेता को जो संपत्ति है उसका विक्रय विलेख निष्पादित करने से मना कर दिया, उनकी निश्चित तारीख निकल गई, तारीख निकलने के बाद भी 3 साल की अवधि 4 साल की अवधि तक क्रेता चुप बैठा रहा, उसने ना नोटिस भेजा ना उससे कहा, और न ही रजिस्ट्रार ऑफिस में चल के रजिस्ट्री करवाने का कहा, तब ऐसी स्थिति में वो अपने उस अधिकार का लोप कर चुका है, लेप्स कर चुका है कि वो अनुबंध पालन का दावा कोर्ट में लेके आए। क्योंकि वो अपनी स्वेच्छा से ही उसने अनुबंध पालन के अधिकार को खो दिया है, लोप कर दिया है, तो उसका वो पालन कोर्ट में नहीं करवा पाएगा। यदि फिर उसको धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का आवेदन पेश करना होगा, लिमिटेशन एक्ट 1963 जैसा आप जानते हैं, न्यायालय उसको मंजूर करेगा, उसके बाद फिर वो आवेदन के साथ वो दावा पेश करेगा, उसके बाद दावा चलने योग्य हो सकता हो। यदि न्यायालय पाता है कि वो जानबूझकर नहीं पेश किया गया था और आधार अनुचित है, तो धारा 5 का आवेदन निरस्त किया जा सकता है और आपका दावा चलने योग्य नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से लोप और कार्य की परिभाषाओं के डिफरेंट 2-3 नजरिए हो सकते हैं, तो उनको उदाहरण के तौर पे बतौर एक समझाने के लिए मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। तो आइए सर, मैं आपको उस ई बुक की ओर ले चलता हूँ। इसी ई बुक की लिंक मैं वीडियो के नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। यदि आपको आवश्यकता हो तो आप उससे क्लिक करेंगे तो वहां से मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। 199 रुपीज कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप वहां से इसको परचेस कर सकते हैं। मैं आपको ई बुक के अंदर से जानकारी भी दे देता हूं, तो आप उसको देख और समझ भी लेंगे कि उस ई बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। क्योंकि आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप प्रथम 2 या 3 पेज ही आपको दिखाई देंगे
बाकी की पूरी 50, 60, 70, 80 या 100 पन्ने की जो ई बुक है आपको दिखाई नहीं देगी। वो आप परचेस करेंगे तभी आपको पूरी दिखाई देगी, लेकिन मेरे वीडियो में मैं उसके अंदर से ही जानकारी देता हूँ ताकि आप देख सुन और समझ लें, और यदि आपको आवश्यकता महसूस होता है आप उसको परचेस करें। आइए सर हम बिना देरी करे ई बुक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से मैं आपको आगे की जानकारी देता हूँ। बीएनएस 2023 धारा 2 में लोप या ओमिशंस जिसको कहा गया बुक में, डेप्स की परिभाषा। लोप, लोपों की अवधि का उसी प्रकार घोतक है जिस प्रकार एकल लोप का घोतक है। ये बुक की डेफिनेशन है जो मैंने वर्ड टू वर्ड सर आपको पढ़ के बता दी है। अब इसके दो तीन अलग अलग पहलू और नजरिए हैं जिनसे मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। तो आइए सर हम शुरू करते हैं। लोप द्वारा अपराध क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आखिर लोप क्या होता है, और यदि लोप किसी के द्वारा किया जाता है तो वो अपराध कब बन जाता है? लोप का मतलब सिर्फ उसी अधिकार का समाप्त होना नहीं है, बल्कि यह किसी कार्य को न करने की वजह से हुए नुकसान को भी शामिल कर सकता है। किसी कानूनी कर्तव्य को न निभाने से जो नुकसान या मृत्यु हो सकती है उसे भी अपराध माना जाता है। इसको हम कुछ उदाहरणों के साथ समझ लेते हैं, जिसमें उदाहरण नंबर 1 है माता पिता द्वारा बच्चे की अपेक्षा। अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को भोजन पानी कपड़ा मकान भोजन पानी कपड़ा नहीं देते हैं और उसके कारण उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो ये एक आपराधिक कार्य उनके माता पिता के द्वारा किया गया है। उदाहरण नंबर 1 हो गया। उदाहरण नंबर 2 है सर हमारा डॉक्टर द्वारा इलाज में लापरवाही। एक डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो उसके पेशेंट का इलाज करे, और यदि वह इलाज में लापरवाही बरतता है और उसकी इस लापरवाही से उस पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, तो ये भी उस कार्य का लोप करके उन डॉक्टर के द्वारा अपराध किया गया है। ये भी दूसरा उदाहरण हो गया सर। तीसरा उदाहरण हम देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता इसमें 304 है, पुरानी आईपीसी जो लगती है उसके तहत इसको अपराध बताया गया। अब इसमें धारा बदल के नई धाराएं कर दी गई हैं, अपराधों को उसी प्रकार से परिभाषित किया गया। उदाहरण नंबर 3 है पुलिस द्वारा बचाव न करना। यदि पुलिस अधिकारी के समक्ष किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति मार रहा है, और तो ऐसी स्थिति में पुलिस की ड्यूटी है कि उसको रोके, उसको थाने में ले जाकर बंद करे, उसके खिलाफ एफआईआर लिखे और चालान कोर्ट में जज साहब के समक्ष प्रस्तुत करें, और जज साहब फिर उस पर ट्रायल लें और गुण दोषों के आधार पर यदि उसे दोषी पाते हैं तो उसको सजा दें, जेल दें या जुर्माना करें। अब यदि प्रारंभिक स्टेज पर ही पुलिस अधिकारी उसको इग्नोर कर देता है और वो जो व्यक्ति पिटता रहता है या उसकी हत्या कर दी जाती है और पुलिस वहां खड़ी खड़ी मौन देखती रहती है, तो ऐसी स्थिति में ये लोप, उनकी जो ड्यूटी है करने का, उस कार्य का लोप करते हुए पुलिस अधिकारी के द्वारा या पुलिस के द्वारा अपराध किया गया माना जाएगा। एक जो है कि ये जो अपराध की परिभाषा के अंतर्गत इसको माना जाएगा, और इसको आपराधिक दायित्व आ सकता है इसमें पुलिस अधिकारी के ऊपर, क्योंकि पुलिस की ये ड्यूटी है कि जहां भी लड़ाई झगड़ा हो वो तुरंत उपस्थित हो, चाहे उन्हें सूचना मिले या ना मिले। जिस भी प्रकार से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है या उनकी ड्यूटी लगी हुई है और आंखों से देख रहे हैं वहां पे, तो उस अपराध को रोकें। ये पुलिस अधिकारी की ड्यूटी, अगर वो उन पे आपराधिक दायित्व इस पे आ सकता है। उदाहरण नंबर 4 है सर हमारा संरक्षक द्वारा लापरवाही, गार्जियन के द्वारा। गार्जियन की जिम्मेदारी ही वह किसी बुजुर्ग का, मतलब जैसे कोई बुजुर्ग माता पिता हैं और उनके गार्जियन हैं, उनकी बच्चे या कोई और भी, तो उनकी जिम्मेदारी है कि उनकी देखभाल, खाना कपड़ा समय पे दें, और यदि वो इसकी उपेक्षा करते हैं, जानबूझ के उपेक्षा करते हैं और उससे उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये आपराधिक कार्य माना जाएगा, तो ये एक अपराध होगा। इसके पीछे कुछ ओरिएंटेशन भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति अदालत से गार्जियन बन गया, संरक्षक नियुक्त हो गया, अब उसके मन में बेईमानी आ गई, वो चाहता है कि इन बुजुर्गों की संपत्ति को हम हड़प लें। उसने चुपचाप वसीयत भी लिखवा ली। वसीयत लिखवाने के बाद उसने ये विचार बनाया कि यदि मैं इनको समय पे दवाई नहीं दूंगा तो इनकी मृत्यु हो जाएगी, समय पे खाना नहीं दूंगा तो ये कमजोर हो जाएंगे, तो वो इस प्लान के तहत उनको भोजन देना बंद कर देता है, दवाई देना बंद कर देता है। और परिणाम और उसके इंटेंशन और मंशा क्या होती है कि जैसे ही मरेंगे तो इन्होंने जो वसीयत मैंने इनसे लिखाई है धोखाधड़ी फर्जी तरीके से, उसका मैं मालिक बन जाऊंगा। तो इस मंशा की पूर्ति करने के लिए वो ये जो कार्य करता है, जो उसकी जिम्मेदारी में था गार्जियन बनना, यदि अदालत के द्वारा उसको नियुक्त किया गया है तो वो उसका लोप करते हुए इस कार्य को करता है, तो ये एक अपराध माना जाएगा, एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में सर इसको माना जाएगा। हम अगला इसमें देख लेते हैं। बीएनएस 2023 में लोप के तहत संभावित अपराध क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1 है मानववाद, आपराधिक लापरवाही से मृत्यु। नंबर दूसरा हो गया, नंबर तीसरा हो गया कर्तव्य की उपेक्षा। नंबर चौथा मेडिकल लापरवाही और परिवारों के सदस्यों की उपेक्षा। इन चारों के उदाहरण मैंने आपको सीरीज बाय सीरीज अभी पढ़ के बता दिए हैं। हम आगे चलते हैं। क्या नई संहिता ज्यादा सख्त है और पुरानी संहिता कम सख्त थी? तो इस पे भी सर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि
2023 में कर्तव्यों की अनदेखी से अपराध के मामलों में अदालतें जो हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार का भी हवाला दे सकती हैं। ये बीएनएस 2023 में, यानी अगर किसी के कर्तव्य का लोप होता है और किसी की जीवन सुरक्षा पर खतरा आता है तो वह गंभीर अपराध माना जाएगा। ये एक स्थिति क्लियर हो गई। हम दूसरी स्थिति देखते हैं। भाषा कार्रवाई और चूक से जुड़ी हुई है, जिसको हम एक्ट एंड ओमिशंस भी कहते हैं। आईपीसी जो पहले थी उसमें दोनों को एक साथ परिभाषित किया गया था, इसमें अलग अलग परिभाषित किया गया। हम इसको भी समझ लेते हैं कि जो चूक और कार्रवाई और चूक में क्या डिफरेंस है। धारा 36 जो कहती है जहां कहीं भी संहिता के अनुसार कोई कार्य करने से अपराध बनता है, वह उस कार्य को करने में चूक भी वैसी ही मानी जाएगी जैसे कि वह कार्य किया गया था। मतलब कोई कार्य करने से अनुसार कोई कार्य करने से अपराध बनता है, मतलब किसी की आपने हत्या कर दी गोली मार के, तो ये कार्य किया, आपने अपराध बना दिया। इसी प्रकार से यदि आपका इलाज करने की ड्यूटी थी और आपने इलाज नहीं किया, जानबूझ के उपेक्षा की, तो ये भी आप अपराध में माने जाएंगे। इसको हम एक उदाहरण के तौर पे ऐसे भी समझ लेते हैं कि एक स्विमिंग पूल है और उसमें लोग नहाने आते हैं किराया देके, और स्विमिंग पूल के मालिक ने, संचालनकर्ता ने वहां पे 4 लोगों की ड्यूटी लगाई है जो तैराक हैं, अच्छे से तैरना जानते हैं, कि जब भी कोई व्यक्ति गहरे पानी में अचानक चला जाए भूलवश और डूबने लगे तो आप तुरंत पानी में उतरें और उसकी जान बचाकर उसको सुरक्षित किनारे पर ले आए स्विमिंग पूल में से। एक 18 वर्ष का, 8 वर्ष का या 50 वर्ष का या 60 वर्ष का कोई भी उम्र का व्यक्ति हो, अचानक पानी में डूबने लगता। ये चारों व्यक्ति जिनकी ड्यूटी इस काम के लिए लगाई गई थी, देख के चुपचाप बैठ बैठ के चुपचाप देखते हैं और उसको डूबने देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सभी लोग अपराध के दोषी होंगे, हत्या के दोषी होंगे, जानबूझ के किए गए कार्य के दोषी होंगे, आपराधिक मानववाद के दोषी होंगे, और जो भी भारतीय दंड संहिता में अपराध इन पे बनता है उसके तहत दोषी होंगे और सजा के भागीदार होंगे, अधिकारी होंगे, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी थी और इसको उन्होंने जानबूझकर इस कार्य को नहीं किया। लेकिन इसका ठीक विपरीत हम एक उदाहरण को सर और समझ सकते हैं कि एक सार्वजनिक पुल है, हम यात्रा पर जा रहे हैं, चाहे कार में हो चाहे मोटरसाइकिल पर, अचानक हम पुल से देखते हैं कि एक व्यक्ति पानी में गिर गया और डूबने लगा। अब यदि आप इतने बड़े तैराक हैं कि उस पानी में पुल से कूद के नदी में उसकी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, तो आपको कोशिश कर लेना चाहिए। और यदि आप तैरना ही नहीं जानते हैं, तब वो व्यक्ति यदि डूब के मर जाता है और आपने कूद के जान नहीं बचाई, तो आप उस समय अपराधी नहीं माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप यदि जान बचाने कूदते तो वो तो मरता, आप भी मर जाते। हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे, एक कहावत है ये, कि दोनों ही मर जाते हैं। तो इसी स्थिति में आपकी क्या ड्यूटी है? आप तैरना नहीं जानते तो आप तो तमाम प्रयास कर लें जहां तक उसकी जान बचाने के हो सकते हैं। लोगों को रोक लें, बता दें, और जो है कि पुलिस थाने में सूचना दे दें, आसपास चिल्ला के लोगों को बुला लें, जो आप कर सकते हैं आप वो कार्य कर लें। लेकिन आप चूंकि तैरना नहीं जानते तो इस स्थिति में आप अपराधी नहीं माने जाएंगे। लेकिन वो स्विमिंग पूल के लोग जो तैरना जानते थे, उनकी ड्यूटी थी और उन्होंने कार्य को उस प्रकार से नहीं किया, तो अपराधी माने जाएंगे। उन्होंने कार्य का लोप किया और अपराध किया। यहाँ आपके द्वारा कार्य का लोप नहीं किया गया था। लेकिन यदि आप तैरना जानते हैं और इस स्तर का आप नहीं जानते हैं कि आप उसकी जान बचा पाए, तो भी सर आपने अपराध नहीं किया है, क्योंकि आपका इंटेंशन देखा जाएगा, आपकी नियत देखी जाएगी, लोप और चूक दोनों में डिफरेंस देखा जाएगा। तो हम इसको आगे समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको सरल भाषा में जो समझाया गया है कि इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने से अपराध करता है तो उस काम के ना करना यानी चूक भी अपराध माना जाएगा अगर इससे नुकसान होता है। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण बताया था, एक बार और उदाहरण को समझ लेते हैं कि कोई डॉक्टर जिसने मरीज का इलाज करना चाहिए लेकिन जानबूझकर इलाज नहीं करता, जिससे मरीज की मौत हो जाती है, चूक करना अपराध माना जाएगा। नंबर 1 उदाहरण हो गया। नंबर दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। किसी को डूबते देखकर जानबूझकर मदद ना करना, जबकि मदद करना कानूनी जिम्मेदारी थी, तो यह भी एक चूक का उदाहरण है जो अपराध माना जाएगा। इसका उदाहरण मैंने आपको अभी पहले ही दे दिया। कानूनी दृष्टिकोण एक्ट, कोई सक्रिय कार्य करना जिससे अपराध होता है, और ओमिशंस चूक करना, जरूरी कार्य ना करना जिससे अपराध होता है। कोई एक्टिव कार्य करना जिससे अपराध होता है, क्या मतलब है कि आपने किसी को जाके गोली मार दी, जबकि आपको अधिकारी नहीं था कि आप किसी को गोली मार सकते हैं, तो आपने एक्टिव कार्य किया और आपने अपराध किया। आपकी ड्यूटी थी पेशेंट की जान बचाना, आप जानते थे कि अगर उसको समय पे दवाई नहीं दी गई, इलाज नहीं दिया गया, तो आप उसकी मृत्यु कारित होती है। आपने उस कार्य का लोप किया, आपने चूक की, आपने भी एक प्रकार से अपराध ही किया है। दोनों ही अपराधी माने जाएंगे, एक्टिव कार्य करने वाला, उसका लोप करने वाला। हम आगे बढ़ते हैं सर। हम
इसका प्रभाव क्या होगा? आईपीसी की धारा 36 है स्पष्ट करती है कि किसी अपराध की जिम्मेदारी सिर्फ उस काम को करने से नहीं बल्कि जरूरी कार्य न करने पर भी बन सकती है। इसकी जो विधिक परिभाषा है सर, एक परिभाषा तो हमने देख ली जो बुक में लिखी हुई है बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, जो है कि लोपों की अवधि का उसी प्रकार घोतक है जिस प्रकार एकल लोप का। अब इसके कुछ नजरिए अलग अलग पहलू भी निकल के आते हैं सर कि लोप किस प्रकार से होते हैं, तो हम एक और उसका दृष्टिकोण समझ लेते हैं कि लोप का अर्थ है कोई विशेष अधिकार, शर्त या स्थिति का समाप्त होना, उसका समाप्त हो जाना या उसका समाप्त हो जाना। इसका उपयोग विशेष रूप से उस स्थिति के लिए किया जाता है जब कोई अधिकार या कर्तव्य किसी कारणवश समाप्त हो जाता है। सरल भाषा में हम समझें, लोप का मतलब है किसी विशेष घटना के बाद कोई चीज खत्म हो जाना। उदाहरण के तौर पे जब किसी व्यक्ति के पास किसी संपत्ति पर मालिकाना हक होता है लेकिन वह हक किसी कारण समाप्त हो जाता है तो इसे लोप कहा जा सकता है। एक लोप का ये भी उदाहरण है। दूसरा है किसी समय सीमा के खत्म होने, कर्तव्य के खत्म होने या किसी स्थिति के बदलने पर भी हो सकता है। इसका कुछ उदाहरण भी है सर, हम उदाहरण से भी समझ लेते हैं। समाप्त होने का अधिकार का लोप, एक गारंटी का लोप। मान लीजिए किसी वस्तु के लिए गारंटी दी गई लेकिन गारंटी की अवधि समाप्त हो गई तो उस समय गारंटी का लोप हो गया। अब आप इसको किसी दुकान से एक फ्रिज खरीद के लाए, दुकानदार ने आपको 1 साल की गारंटी वारंटी दी कि 1 साल के अंदर यदि इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो हम आपसे बिना रुपए लिए आपको नया वापस करके देंगे। 1 साल में आप जैसी खरीद के लाए, 3 महीने बाद ही वो फ्रिज खराब हो गया। आप ना तो दुकानदार के पास गए, ना आपने उसको अवगत कराया, नहीं आपने उससे कहा कि मुझे नया फ्रिज दो, ऐसे ही आपने पूरा 1 साल निकाल लिया। 1 साल के बाद आप उसके पास गए तो चूंकि गारंटी और वारंटी समाप्त हो चुकी थी, आपके अधिकार का लोप हो चुका था, इसलिए अब वो दुकानदार आपको ना तो नया फ्रिज देगा और आप भी अपने इस अधिकार का लोप कर चुके हैं और आप उसके आधार पर आप किसी भी प्रकार की कानूनी रिलीफ पाने के अधिकारी नहीं होंगे, कोई भी कानूनी उपचार पाने का आप अधिकारी नहीं होंगे। हम आगे बढ़ते हैं सर। जमानत का लोप, यदि किसी व्यक्ति को जमानत दी जाती है फिर अदालत में उसे दोषी पाया जाता है तो उसकी जमानत समाप्त हो सकती है और यह भी लोप माना जाएगा। एक उदाहरण है सर, इसको समझाने के लिए अलग अलग पहलुओं से तैयार किया गया ताकि वो चीज समझ में आ सके, क्योंकि बुक में तो सिर्फ एक लाइन लिखी है। अब उस लाइन को हम कहाँ तक देखेंगे, कहाँ तक समझेंगे, ये उसी की कोशिश का एक तरीका है जो मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है। ये ई बुक भी मेरे द्वारा आपको समझाने में आसानी पैदा करने के मकसद से ही तैयार की गई ताकि उस चीज को आप पूर्णतः समझ सकें और वो हमारे प्रैक्टिकल रूप से हमारे जहन के अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर हम उसको कैसे समझेंगे, क्योंकि उन शब्दों से तो हमारे को समझने में काफी एक बुद्धिजीविता की आवश्यकता होगी। लेकिन जो सरल उदाहरण मैंने बताए तो एक आम व्यक्ति हो चाहे कानून का विद्यार्थी हो, कोई भी व्यक्ति उसको आसानी से समझ सकता है। आगे सर हम बढ़ते हैं। समाप्त होने पर कर्तव्य का लोप, टैक्स का लोप। यदि कोई कर चुकता करने का समय सीमा समाप्त हो गया है तो उस समय के बाद करदाता का कर्तव्य समाप्त हो जाता है और ये लोप की स्थिति होगी। अब इसमें सर जैसे लोप की स्थिति बन गई तो ये लोप अपराध भी माना जाएगा, क्योंकि आपकी ड्यूटी थी समय पे कर जमा कराना। अब आपने समय पे टैक्स जमा नहीं कराया तो ये नहीं है कि आप टैक्स मुक्त हो गए, आपको पेनल्टी के साथ टैक्स जमा कराना होगा, जो नियम होंगे उसके हिसाब से कार्य करना होगा। यदि आप नहीं करेंगे तो उसके बाद वो भी एक अपराध ही माना जाएगा। आगे हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट में लोप। यदि किसी समझौते की एक शर्त पूरी नहीं होती है तो यह शर्त लोप हो सकती है और इसमें संबंधित अधिकार समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे ए ने बी को एक प्लाट बेचा और 1 साल के बाद रजिस्ट्री का दोनों के मध्य तय हुआ। निश्चित तारीख पर विक्रेता मुकर गया रजिस्ट्री कराने से। वो जैसे ही मुकरा तो क्रेता ने उससे बाद में ये भी नहीं कहा कि आप मेरे लिए इसकी प्लाट की रजिस्ट्री कराएं, आप मुझसे पैसे ले चुके हैं, या वकील साहब के द्वारा नोटिस भी नहीं भेजा और नहीं रजिस्ट्रार ऑफिस में वो उपस्थित हुआ और विक्रेता से कहा कि आप उपस्थित हो, और ऐसे करते 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 3 साल से भी ऊपर की अवधि निकाल दी। मतलब उसने कुछ कहा ही नहीं उससे, एक तरीके से आप मान लें तो ये क्रेता उसके अधिकार का लोप कर चुका है। अब परिसीमा अधिनियम 1963 में जो एग्रीमेंट पालन करने की समय सीमा बताई गई है सामान्यतः 3 वर्ष है, वो 3 वर्ष की अवधि भी उसने निकाल दी। अब वो अपने अधिकार को खो चुका है, लोप कर चुका है। इसके आधार पर अनुबंध पालन का दावा कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि अनुबंध की शर्तों में ही ये लिखा हुआ था और उसने उन शर्तों के अनुसार स्वयं जागरूक होकर आगे पहल नहीं की। अब ऐसी स्थिति में धारा 5 का आवेदन जो है 1963 लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत ही वो आवेदन लगा के दावा अदालत में पेश कर सकता है और उसको उचित कारण लिखना होगा कि वो किन कारणों की वजह से
अदालत में समय सीमा में दावा नहीं ले पाया। अब अदालत के द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा गुण दोषों के आधार पर कि क्या उसका आधार वास्तविक है, क्या रीजन उचित है। यदि न्यायालय पाती है कि उसको क्षमा किया जाना चाहिए विलंब को, तो न्यायालय क्षमा करके उसके दावे को स्वीकार कर सकती है, वरना उस दावे को अस्वीकार भी किया जा सकता है। लेकिन जो क्रेता का आचरण था वो उसके अधिकारों का लोप उसके द्वारा किया जा चुका है। तो ये लोप का ये भी एक उदाहरण है सर। आप इसको ये ना माने कि मैंने बता दिया तो ये बिल्कुल फिक्स हो गया है, पत्थर की लकीर हो गई। ये मेरा एक समझाने का प्रयास है, एक समझाने का उद्देश्य है, ताकि वो डेफिनेशन आपको आसानी से समझ में आ सके। आइए सर हम आगे बढ़ते हैं। लोप का कानूनी प्रभाव। लोप का अर्थ किसी भी तरह का अधिकार, कर्तव्य, शर्त का समाप्त होना। यह तब होता है जब समय सीमा समाप्त हो जाती है या किसी और कारण से उस स्थिति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको अभी उदाहरण में बताया। कानूनी दायित्वों का समापन। लोप के बाद संबंधित पक्ष कानूनी दायित्व खत्म हो जाते हैं, वह अधिकार खो देता अपना। उदाहरण के लिए ऋण की चुकौती की तारीख खत्म होने के बाद यदि उधारी का भुगतान नहीं होता है तो उस कर्तव्य का लोप हो सकता है। मतलब ऋण की अब ये कर्तव्य का लोप हो सकता है, तो इसको सर आपको इस तरीके से समझना होगा कि ऋण की चुकौती की तारीख खत्म होने के बाद यदि उधारी का भुगतान नहीं होता तो कर्तव्य का लोप हो सकता है। तो कर्तव्य का लोप किसका होगा? जिसने उधार दिया था और जिसने उधार लिया था। अब उधार देने वाला समय पे नहीं देता है तो उधार देने वाले की जिम्मेदारी है कि उससे कहे कि भाई मेरे रुपए समय अवधि में दे, और नहीं देता है तो विधि अनुसार वकील साहब से दावा लगा, नोटिस भेजता है, और उसके बाद भी वो नहीं देता है समय अवधि में तो फिर अदालत में दावा लगाता है। अब वो उसके द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया गया, 3 4 साल 5 6 7 8 साल उसके द्वारा निकाल दिए गए। अब वो अपने अधिकार को खो चुका है, लोप कर चुका है। अब वो अनुबंध पालन के आधार पे दावा नहीं लगा सकता। हम आगे बढ़ते हैं सर। हम कानूनी प्रक्रिया और लोप इसमें बताए गए सर। समय सीमा के खत्म होने के कारण कानूनी स्थिति में परिवर्तन, सद्भावना में लोप, अपराध में लोप का उदाहरण भी बताया है इसमें, जैसे कि जमानत की समाप्ति, अनुबंध की समाप्ति। एक उदाहरण मैंने तैयार किया है, इसको हम देख लेते हैं सर। वो तो चूंकि मैंने अब आगे बढ़ गया, क्योंकि वीडियो सर काफी लंबे हो जाते हैं, और डिटेल में आप देख लेना ई बुक में, जहां तक मुझसे हो सकता है मैंने उसको आसान तरीके से उदाहरण के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। एक और उदाहरण है जो सर जो आपके लिए तैयार किया है। मान लीजिए कि आपने बैंक से एक लोन लिया था और आपके पास इसे चुकता करने के लिए 3 महीने का समय था। यदि आप इस समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं करते तो आपके लोन का भुगतान करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। यानी उधार लेने वाला बाद में यदि बैंक में राशि जमा कराने जाता है तो उसे पेनल्टी के साथ रुपए जमा कराना होंगे, इसका यह मतलब माना जाएगा सर। वह पहले वाला अधिकार खो चुका है, लेप्स कर चुका है, तथा बैंक को कोई अधिकार उत्पन्न हो चुका है कि यदि उधार प्राप्त कर्ता ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार बकाया राशि जमा नहीं की तो अदालत में मुकदमा लगाने के लिए स्वतंत्र होगी। मतलब आपने बैंक से लोन प्राप्त किया, बैंक ने हर माह से 1 माह से 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में किस्त में ब्याज के जमा करने का आप दोनों के बीच में तय हुआ। अब आपने 1 से 10 के बीच में किस्त जमा नहीं की, एक किस्त आपने उसकी जो है कि चुकता नहीं की। अब आपने उसका अनुबंध का भंग किया है जो बैंक और आपके बीच में हुआ था। अब यदि आप चाहते हैं कि हम 10 तारीख के बाद फिर 15 तारीख पर या 20 तारीख पे जाएं या अगले महीने की तारीख पे दोनों किस्तें एक साथ जमा करा दें, तो ये आपकी मनमर्जी हो गई। ये मनमर्जी नहीं चलेगी, आपने आपका अधिकार खो दिया है। फिर आपको बैंक के नियमों के अनुसार चलना होगा, जो बैंक ने आपके साथ एग्रीमेंट किया था, जो आपने लोन लिया था उस समय, कि कितनी पेनल्टी आपकी उसमें लगाई जाएगी, उस पेनल्टी के साथ फिर उस राशि को आपको बैंक में जमा कराना होगा। यदि आप बैंक में उस पेनल्टी की राशि के साथ जमा नहीं कराते हैं तो बैंक आपसे उस जो राशि है उस राशि को नहीं लेगी, और बैंक की ओर से फिर आपको नोटिस भी दिया जाएगा और अदालत में दावा भी लगाया जाएगा, और अदालत में जज साहब के समक्ष वो तमाम एग्रीमेंट्स पेश किए जाएंगे जो जगह जगह आपने दस्तखत किए थे बैंक में लोन लेने से पहले, जिसमें आपने स्वीकार किया था कि बैंक की तमाम शर्तें मेरे को स्वीकार होंगी। फिर अदालत के द्वारा आपको जुर्माने के साथ उसमें आदेश किया जाएगा, वो जब भी समय लगे, जितना भी समय लगे, और फिर गुण दोषों के आधार पर जज साहब के द्वारा फैसला दिया जाएगा। दोनों पक्षों को सुना जाएगा कि क्या रीजन था, क्या रीजन नहीं था, और जो भी फैसला देंगे वो जज साहब के द्वारा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपने जो लोप किया, तो लोप करने से आप इस अधिकार को खो चुके थे। कौन से अधिकार को? कि आप वही राशि बाद में नहीं जमा करा सकते, बाद में आपको पेनल्टी के साथ जमा कराना होगी। हम आगे चलते हैं सर इसमें निष्कर्ष में। लोप का मतलब है किसी अधिकार, कर्तव्य या शर्त का समाप्त होना। यह तब होता है जब समय सीमा समाप्त होती है या कोई कारण इस अधिकार या स्थिति को समाप्त कर देता है। कानूनी दृष्टिकोण से लोप महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बाद के संबंधित पक्ष के अधिकार का दायित्व खत्म हो जाता है। अब इसमें सर अगली परिभाषा हमारी BNS 2023 की धारा 2 में व्यक्ति, पर्सन की परिभाषा, जो हम नेक्स्ट वीडियो उसमें चर्चा करेंगे। और आज मैं आपको सर इस ई बुक का थोड़ा सा परिचय भी करा देता हूँ। आप ये देख रहे हैं,
ई बुक स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 39 प्रमुख शब्दों की सरल व्याख्या। इसमें पूरे 39 शब्दों की व्याख्या मेरे द्वारा की गई है और हर शब्द को अलग अलग परिभाषित करके मेरे द्वारा बताया जाता है वीडियो में। 39 ही शब्दों पे मेरे द्वारा 39 वीडियो बनाए जा रहे हैं और तकरीबन 24 वीडियो में बना चुका हूँ और ये वीडियो निरंतर जारी है और ये मेरी पूरी सीरीज पूरी हो जाएगी तब मैं दूसरे सब्जेक्ट को टॉपिक को लूंगा और उन पे फिर वीडियो में बनाना चालू करूंगा। इसमें फिर अगली धारा 3 फिर उसके 12 आगे और इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण धाराएं भी, लड़ाई झगड़े की, मारपीट की, तो उससे संबंधित भी मैं वीडियो सर बनाऊंगा। ये आपने देख लिया ई बुक को, तो उससे संबंधित भी मैं वीडियो आपको बनाऊंगा। ये जो भी ई बुक मैंने आपको दिखाई थी इसकी लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वेबसाइट पर आप जैसे ही जाएंगे तो ये ई बुक तो तकरीबन 40-50 पन्नों से ऊपर की है, 60 पन्नों की भी हो सकती है। तो लेकिन मैंने वहां पे सिर्फ 3 पेज ही आपको मेरी वेबसाइट पे दिखाई देंगे। वो 3 पेज भी इसलिए ताकि जो नए लोग हैं जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा वो उस वेबसाइट पे उसको पढ़ के समझ सकें कि आखिर इस ई बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है और यदि उन्हें आवश्यक महसूस होती है, लगता है कि हाँ उनके लिए आवश्यक है, तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। 199 रुपीज कीमत मेरे द्वारा रखी गई है, मात्र 199 रुपये आप इसको खरीद सकते हैं। और ये उदाहरण, ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये अनुभव के आधार पे, प्रैक्टिकल ज्ञान के आधार पे तैयार किए गए हैं और ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है सर। ये सिर्फ उद्देश्य और मकसद आपको समझाना है ताकि आपको वो चीज समझ में आ सके, मार्गदर्शन। यदि आप किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो संबंधित आपके एरिया के जो कानूनी जानकार हैं उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही आप कानूनी कार्रवाई आगे करें। इस बुक का उद्देश्य मात्र आपको एक मार्गदर्शन और सरलता प्रदान करना है। और इसी प्रकार से जो आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे एक नई और सुविधा मेरे द्वारा चालू कर दी गई है, हिंदी और इंग्लिश की। वहां पे आपको ऊपर की ओर एक बटन दिखाई देगा। जो लोग इंग्लिश भाषी हैं, जो इंग्लिश में मेरी वेबसाइट पे उस बुक को पढ़ना चाहते हैं, उसका परिचय, उसका टाइटल, तो आपको वहां पे इंग्लिश पे क्लिक करना होगा। तो आप जैसे इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो मेरी वेबसाइट पे पूरा मैटर आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। तो कम से कम आप उसकी प्रारंभिक स्थिति वहां पे समझ सकते हैं। उसके बाद फिर जब आप वहां से मेरे स्टोर पे जाएंगे तो अभी फिलहाल तो ये मैंने हिंदी में ही अपलोड की है, लेकिन मैं इसका शीघ्र ही इंग्लिश ट्रांसलेशन करके भी मेरे स्टोर पे अपलोड कर दूंगा। मेरे स्टोर पे 3 आपको बटन दिखाई देंगे, बाय नाउ वहां पे वेबसाइट पे, उसके नीचे कंसल्टेंसी फीस और नीचे प्रॉब्लम सॉल्यूशन ला ई बुक स्टोर। उस ई बुक स्टोर पे मेरे तकरीबन 50 से ऊपर ई बुकें प्रॉब्लम सॉल्यूशन मेरे द्वारा अपलोड की जा चुकी हैं। जब आप इस खटके पे क्लिक करेंगे तो सीधा स्टोर पे भी पहुंच जाएंगे। और यदि आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो भुगतान करने के बाद वो आपके द्वारा ईमेल पे इंस्टा मोजो की ओर से आपको भेज दी जाएगी, या तो तुरंत ही या 4-5 घंटे बाद, कभी कभी 24 घंटे भी हो जाते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप मुझको भी एक एक मैसेज भेज दें, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। वहां भी मैसेज भेज दें इंस्टा मोजो भी, और मैं भी इंस्टा मोजो पर मैसेज भेज दूंगा। तो इस प्रकार से सर आज का जो हमारा टॉपिक था उस पर मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड, इस पे कुल 1 घंटे का वीडियो सर मेरे द्वारा बनाया गया है जो मेरे चैनल पर अपलोड है। और उसमें पूरी ट्रेनिंग मेरे द्वारा दी गई है जो मैंने मेरे सीनियर अधिवक्ता से सीखी थी। 2 घंटे की ट्रेनिंग मैंने ली थी नोटरी की सीलें लगाने की, कि कहाँ पे किस प्रकार से लगाई जाएंगी। शपथ पत्र की 6 सीलें, अनुबंध पत्र की 10 सीलें, ये सारी जानकारी उस वीडियो की ट्रेनिंग में मेरे द्वारा दी गई है। आप उस पर अपलोड है, बिल्कुल आप पूरा वीडियो देखें। उसमें मैंने कहाँ पे टिकट लगेगा, कहाँ पे कौन सी सील लगेगी, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई है। और इसकी ई बुक तैयार की गई है। इस ई बुक के अंदर मैंने सीलों का प्रोफार्मा भी दे दिया है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके उस ई बुक को परचेज भी कर सकते हैं, प्रोफार्मा को देख भी सकते हैं। कई व्यूअर्स ने मुझसे कहा था कि सर नोटरी रजिस्टर में कितने कॉलम होते हैं, कौन कौन से कॉलम होते हैं, उन कॉलमों में क्या क्या लिखा जाएगा। ये बड़ी समस्या है जो अक्सर वकीलों के सामने उत्पन्न होती है कि हमें सर्टिफिकेट प्रैक्टिस ऑफ मिल गया, अब हम नोटरी का कार्य चालू कर रहे हैं, तो हम किस प्रकार से कार्य चालू करेंगे, हम के रजिस्टर किस प्रकार से बनाएंगे। अभी मैंने देखने में आया था कि हमारे यहाँ भी एक वकील साहब रजिस्टर लाए थे, तो उसमें नोटरी का जो आखिरी नंबर का कॉलम होता है, 11वें नंबर का, नोटरी रजिस्टर, नोटरी वकील साहब के हस्ताक्षर, वो कॉलम ही नहीं था उसमें। तो इन सब चीजों के समस्याओं के समाधान के लिए कानून के तहत मैं पूरे 11 कॉलम लेके आया हूँ। और इस पे भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और उसमें रजिस्टर के पूरे 11 कॉलम की विस्तृत व्याख्या की है मेरे द्वारा कि इन कॉलमों को भरने से क्या फायदा होगा, नहीं आपने एंट्री की तो क्या नुकसान होगा,
और किस प्रकार से आपको उसमें एंट्री करना है, सारी जानकारी उस ई बुक के अंदर भी मेरे द्वारा दी गई है और वीडियो के अंदर भी दी गई। ये भी 1 घंटे का वीडियो है सर, जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। और उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक पे, जो मेरे स्टोर पे काफी ई बुक्स भी अपलोड है, मेरे चैनल पे काफी वीडियोस भी अपलोड है। और मेरी जो वेबसाइट है उसको आप जब भी देखेंगे तो वहां मैं तकरीबन उसका प्रारंभिक परिचय तो करा ही देता हूँ, जो ई बुक रहती है। ई बुक अक्सर 30 पन्ने, 40 पन्ने, 50 पन्ने, 150 पन्ने, 200 पन्ने तक भी जाती है। ये भी इतना आसान नहीं होता ऐसा लिखना, लेकिन उसके 2-3 पन्ने का परिचय मैं मेरी वेबसाइट पे या जो बुक पे आप खरीदने जाते हैं वहां मैं उपलब्ध करा देता हूं, ताकि जो नए लोग हैं जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा है वो उसको वहां से पढ़ के समझ लें। क्योंकि जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा है तो पूरी ई बुक से अंदर से परिचित हो जाते हैं, कि मैं उसी में से देख के सर आगे की जानकारी देता हूँ, ताकि आप लोग समझ सकें कि यदि आपके लिए उपयोगी है तो आप उसको परचेस करें। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा सर आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी गई है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर। हेलो।